हेलो बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा विषय है पदबंध। बच्चों, यह जो है वो 9th-10th के सिलेबस में आपको दिखाई देगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बच्चों, और इससे संबंधित कुछ भी कन्फ्यूज़न आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित जब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे इसकी मूल बातों, इनकी शर्तों, इनके नियमों से हम बहुत अच्छी तरह भली भांति परिचित हों। तो बच्चों, मेरी यही कोशिश होगी कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सारी शंकाओं को दूर करवाऊँ और आपके जो भी इनकी मूल बातें हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझा सकूं। तो चलिए अब समझते हैं। तो आइए बच्चों, अब समझते हैं पदबंध। देखिए, यहाँ पर पदबंध का किसी भी विषय को हम आगे समझें उसके पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके शाब्दिक अर्थ को समझें। ठीक है, कि आप उनके शब्दों में क्या छुपा है, क्यों वो उसका नाम वह क्यों बना है। तो यहाँ पर पदबंध का शाब्दिक अर्थ है पदों का बंधना। किसका बंधना? पदों का बंधना। अब बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि पद क्या होते हैं। पदों का बंधना तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन पद होते क्या हैं? तो देखिए बच्चों, पद बस एक बहुत ही सामान्य है जो आप बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। पद शब्द का ही विकसित रूप है। पद क्या है? शब्द का ही एक विकसित रूप है। अगर आप शब्द जिस तरह से आप लिखते हैं कि ये जैसे एक शब्द है कोयल, ठीक है, कोयल। अब ये चूंकि एक जातिवाचक संज्ञा है तो यहाँ पर आपको यह समझ में आ रहा है कि हाँ, ये कोयल तो एक शब्द है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर यह समझेंगे बच्चे कि जो कोयल है यह एक स्वतंत्र है, इस पर किसी यह जो कोयल शब्द है इसका प्रयोग किस तरह से हो रहा है? स्वतंत्र रूप से हो रहा है, ठीक है। यह किसी पर निर्भर नहीं है और अभी इसका कोई परिचय भी नहीं है, ठीक है। कोई एक कोयल है बस, अब इसके आगे पीछे इसका कुछ परिचय नहीं है। इसका क्या प्रयोग कैसे हो रहा है? स्वतंत्र प्रयोग हो रहा है, आप ये बात समझिए। और इसका यह किसी पर निर्भर नहीं है, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पे लिख दूँ कि कोयल गाती है, कोयल गाती है। अब आपको यह समझना है कि कोयल गाती है, यहाँ पर इसका संबंध अन्य शब्दों से बन गया। तो चूंकि अब यह क्या है? एक कोयल एक शब्द नहीं है, यह वाक्य के अंतर्गत प्रयोग हो रही है ना। यह कोयल शब्द वाक्य में रखा जा रहा है, ठीक है। तो वाक्य, चूंकि यह एक वाक्य का अंग बन गया है। किसका अंग बन गया है? वाक्य का अंग। यह शब्द क्या बन गया है? वाक्य का एक अंग बन गया है। तो चूंकि वाक्य का कोई शब्द जब अंग बन जाता है तो उसका एक व्याकरणिक परिचय भी होता है। व्याकरणिक परिचय किस तरह से? उसकी संज्ञा क्या होगी, वह क्या सर्वनाम है, उसका लिंग क्या है, उसका मतलब पुरुष जाति, पुरुष लिंग कारक आदि के आधार पे उसका जब एक परिचय दिया जाता है तो उसे हम व्याकरणिक परिचय कहते हैं, ठीक है। तो व्याकरणिक परिचय जब इसका बन जाता है अन्य पदों के साथ तो वह क्या हो जाता है? पद कहलाता है। तो अगर आप इसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग करेंगे तो यह शब्द रहेगा, और अगर आप इसे वाक्य के अंतर्गत प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? वह पद कहलाएगा। तो यहाँ पर यह शब्द है, यहाँ पर यह वाक्य है। तो यही है कि अगर हम यहाँ पर जब हम समझेंगे कि ये इस तरह से, जैसे ये गाती है, ये क्या है? एक पद है, और ये क्या है? कोयल भी एक पद है। अब ये शब्द नहीं रह गए, ठीक है। तो यही है कि आपको यहाँ पर यह समझना है कि जब यह पदों का जब आपस में बंधन हो जाता है तो वह पदबंध कहलाता है। लेकिन आप इसे समझेंगे कि पदों का बंधन किस तरह से, ठीक है। हम इसे अब आगे समझेंगे कि किस तरह से पद बंधते हैं, जो कि हम इसे पदबंध कहते हैं। तो आप इसे प्रकारों के माध्यम से इसे और विस्तृत रूप से समझेंगे। तो अभी आप यहाँ पे समझिए कि पद और शब्द में क्या भेद होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। ठीक है, पदबंध पढ़ने के पहले आप यह बहुत अच्छे से समझिए कि इसकी कुछ नियम व शर्तें होती हैं जिसे कि आपको हमेशा याद रखना है और ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जिसे कि अगर आप थोड़ी सी भी अगर आप चूक करते हैं तो आप कुछ और विषय पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल गलती होने का अनुमान होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही कुछ ऐसे हिंदी में व्याकरण में ऐसे विषय होते हैं जैसे उपवाक्य है, पद परिचय है, पदबंध है। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है कि इनके नियम शर्तों को समझना।
तो आप यहाँ पर पदबंध के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं जिसे कि आप ये भेद कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर पदबंध है, यहाँ पद परिचय है, यहाँ पर आपका उपवाक्य है, या क्या आपसे जो भी पूछा जा रहा है ये विशेषण है, क्रिया विशेषण है, बहुत अच्छे से भेद कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसे जो शर्तें हैं वो किस प्रकार की शर्तें होती हैं पदबंध के लिए, ठीक है। तो जब आप एक बार इन नियमों को समझ जाएंगे तो इनकी परिभाषा को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। परिभाषा आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो नियम है वह क्या है कि कभी भी पदबंध में एक से अधिक पदों का संयोजन होता है। कभी भी पदबंध में एक से अधिक पदों का संयोजन होता है। आइए इसे समझते हैं कैसे। देखिए बच्चों, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि निशा, ठीक है, निशा, ये क्या है, एक अभी शब्द है, बिल्कुल एक शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पे कहूँ कि मेरी छोटी बहन निशा, मेरी बहन निशा, तो यहाँ पर अब क्या हो गया बच्चों, यह एक वाक्य में जुड़ गया, यह इसका एक वाक्य का अंश बन गया ना, ये वाक्य में जुड़ गया। पहले आप निशा में निशा था तो ये एक स्वतंत्र शब्द था, किंतु अब इसका एक परिचय बन रहा है, अन्य शब्दों के साथ संबंध बन रहा है, तो यह क्या हो गया, वाक्य का ही एक अंश हो गया। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, निशा की बात कर रहे हैं। तो निशा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए पहले आप एक से अधिक पदों का संयोजन, तो यहाँ पर एक पद, दो पद, तीन पद है ना, इस तरह से एक से अधिक पद हुए कि नहीं, तो इनका संयोजन हो रहा है, यानी इनका क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, आपस में संबंध बन रहा है, संयोग हो रहा है इनका। तो यहाँ पर आपको यह समझाना चाह रही हूँ कि ऐसे जब पदों का संयोजन होता है तो इसमें एक मुख्य पद होता है, इसमें एक मुख्य पद होता है। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वह पद क्या हो जाएगा, मुख्य पद हो जाएगा। इसे ही आप अंतिम पद भी कहिए, इसे ही आप शीर्ष पद भी कहिए, ठीक है, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आप जिस भी पद के बारे में बात करेंगे वही आपका मुख्य पद होगा, वो आपका अंतिम पद होगा, वो आपका शीर्ष पद होगा, किसी भी नाम से आप इसे बुला सकते हैं। लेकिन बाकी जो पद इसकी विशेषता बतला रहे हैं, बाकी जो पद जो है इसको मुख्य पद बना रहे हैं, वो पद क्या कहलाते हैं, वो पद आश्रित पद कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, आश्रित पद। ध्यान दीजिएगा, आश्रित पद कहेंगे या फिर इसे आप उपपद भी कहते हैं। क्या कहेंगे, उपपद, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एक से अधिक पदों का यहाँ पर संयोजन होता है, मुख्य। अच्छा, इसके बाद अभी पढ़ेंगे, तो यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर मुख्य अर्थ एक ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है, मुख्य अर्थ एक ही होता है कि अगर मैं यहाँ पर यहाँ तक अगर मैं ना बोलूँ निशा गाती है, निशा बोलती है, या निशा आ रही है, कुछ भी वाक्य हो सकता है, तो आप बात किसकी कर रहे हैं, निशा की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसके आगे यह लगा देते हैं कि मेरी बहन निशा आ रही है, मेरी बहन निशा गाती है, मेरी बहन निशा बोलती है, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्या उससे अर्थ में कोई फ़र्क पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जो क्या है, जो इसके उपपद हैं, जो इसके आश्रित पद हैं, वो इसे विकसित करते हैं और इसके बारे में और बताते हैं कि क्या मतलब हो रहा है, लेकिन इसके मुख्य अर्थ में कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है, विशेष अंतर नहीं आता है। तो आप जो कहना चाह रहे हैं उसका अर्थ वही निकलता है जो पहले भी निकल रहा था, ठीक है। तो आश्रित और उपपद उनके साथ जुड़ जाते हैं, एक पदों का संयोजन बना लेते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही निकलता है। जो पहले उस पद से निकल रहा था, बाद में भी उस पद से वही अर्थ निकलता है। क्लियर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट, सभी पद परस्पर संबद्ध होकर एक इकाई बनाते हैं। वही बात है, इकाई मीन्स यूनिट, ठीक है। तो इकाई को हम
यहाँ पर देखिए एक से अधिक पद, तो चूंकि एक से अधिक पद है तो वो अपने आप में क्या एक इकाई का बोध कराते हैं। ठीक है, इनके अंदर एक यूनिट होता है, क्योंकि एक से अधिक पद जब जुड़ जाते हैं तो वो इसमें जो एक शीर्ष पद और एक उपपद है तो वो एक इकाई का बोध कराते हैं। क्लियर? अच्छा यह जो पदबंध है बच्चों, इसे इंग्लिश में हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे भी आप इंग्लिश के शब्द से लिंक करके समझिएगा, तो आपको अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे तो बहुत अगर यह वीडियो भी आप देखते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी, तो काफ़ी कुछ जैसे कुछ बेसिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ, यहाँ बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अच्छा, चौथा पॉइंट, एक निश्चित क्रम होता है। बिल्कुल यहाँ पर चौथा पॉइंट देखिए, एक निश्चित क्रम होता है। बिल्कुल अगर आप यहाँ पे ऐसे बोल देंगे बहन मेरी निशा, तो यह तो बिल्कुल अनौचित्य हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पे तो बिल्कुल अनुचित हो जाएगा, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कभी भी पदबंध में क्या होता है, एक क्रम निश्चित होता है। तो ये भी एक बहुत आसान पॉइंट है। चौथा, ये पांचवा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, और यही आपको स्मरण में रखना है, यही आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी जो पदबंध है एक पूर्ण वाक्य का बोध नहीं कराते हैं, यह एक वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश तात्पर्य क्या होता है कि वह वाक्य का एक अंश होगी, वह वाक्य का एक भाग होगी, वह वाक्य का एक उपभाग होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि वह जल्दी जल्दी बोलती है, वह जल्दी जल्दी बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी, यह क्या है, अपने आप में एक वाक्यांश। ठीक है, बोलती है, यह क्या है, अपने आप में एक वाक्यांश। लेकिन अगर हम इस सबको जोड़ देते हैं तो एक पूर्ण वाक्य बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो वाक्यांश है यह सभी क्या है, पदबंध, क्योंकि यह एक से अधिक पद मिल जा रहे हैं, पदों का संयोजन हो रहा है, एक इकाई बन रही है। और फिर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि यह जल्दी जल्दी, यह एक पद का बोध, यह एक पदबंध का बोध कराती है, और बोलती है यह एक दूसरी पदबंध, यह एक दूसरे अन्य पदबंध का बोध कराते हैं। जब आप इसके प्रकार को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यह किस तरह का पदबंध है। ठीक है, तो अभी तक आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो पदबंध है वो पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, क्या होते हैं, वाक्य के अंश होते हैं, वाक्यांश होते हैं। तो इस तरह से बच्चों जब आप इसके पॉइंट्स को समझ जाएंगे, याद कर लेंगे, तो इसकी परिभाषा भी आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए परिभाषा में नज़र डालते हैं। पदबंध अनेक पदों के योग से, ठीक है, अनेक पदों के योग से बना हुआ एक वाक्यांश। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है अभी कि पदबंध क्या होते हैं, एक से अधिक पदों का योग होता है। तो अनेक पदों के योग से बना हुआ एक वाक्यांश, ठीक है, जो वाक्य में एक ही पद का कार्य करता है, उसमें से आपको अर्थ एक ही निकलने वाला है, जो मुख्य अर्थ है वह एक ही निकलने वाला है। ठीक है, तो एक ही पद का कार्य करता है, वह पदबंध कहलाता है। तो बच्चों आप यहाँ पर कुछ उदाहरण भी देखिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि पदबंध अपने किस तरह से परिभाषा जो है वो साकार होती है। ठीक है, देखिए पहला उदाहरण है, गुब्बारा नीचे आ गया। दिख रहा है आपको, गुब्बारा नीचे आ गया। ठीक है, अब ये वाक्य है, अब एक पूर्ण वाक्य है, ये कोई वाक्यांश नहीं है, यहाँ पर अभी एक वाक्यांश का रूप धारण नहीं हुआ है। देखिए अगर आप इसे तोड़ के पढ़ते हैं, नीचे आ गया, तो ये एक वाक्यांश है, क्योंकि ये क्या नीचे आ गया प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ये एक वाक्यांश नहीं है। अगर आप इसे एक साथ पढ़ेंगे तो ये एक पूर्ण वाक्य है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, पदबंध पढ़ रहे हैं। तो पदबंध का निर्माण कैसे होता है उसे समझिए। गुब्बारा नीचे आ गया, वाक्य से क्या समझ में आ रहा है कि एक गुब्बारा है जो नीचे आ गया। अब हम इसे और विस्तारित कर देते हैं, इसे और विस्तार देते हैं दो अन्य शब्द को लगाकर, इसके आगे और दो अन्य शब्द जोड़कर इसे और विस्तार दे देते हैं। उड़ता हुआ गुब्बारा, उड़ता हुआ, ये दो अन्य पद को हम यहाँ पे जोड़ दिए हैं गुब्बारे के आगे। तो फिर ये देखिए यहाँ से ये जो है उड़ता हुआ गुब्बारा, उड़ता हुआ गुब्बारा, ठीक है,
ये जो है ये आपका एक वाक्यांश है। उड़ता हुआ गुब्बारा कोई पूर्ण वाक्य तो हो नहीं सकता, ठीक है। इतना तो आपको भी समझ में है कि पूर्ण वाक्य और वाक्यांश क्या होता है। तो ये उड़ता हुआ गुब्बारा यही एक पदबंध है बच्चों, इसे समझिए। नीचे आ गया ये एक अन्य पदबंध है, ठीक है। पूर्ण वाक्य दोनों नहीं है। तो जब यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ पर देखिए जो वाक्य में एक ही पद का कार्य करता है, एक ही पद का कार्य किस तरह से होता है कि पहले आपने कहा था गुब्बारा नीचे आ गया, आपका यह ये पहले वाक्य में मुख्य अर्थ क्या था, गुब्बारा है जो नीचे आ गया। लेकिन दो अन्य पद जब जुड़ जाते हैं, उड़ता हुआ गुब्बारा नीचे आ गया, तो विशेष अर्थ नहीं पड़ता है किसमें, मुख्य अर्थ में। क्योंकि ये जो उपपद हैं ये आश्रित पद हैं, उड़ता हुआ दोनों। गुब्बारा क्या है, एक प्रधान है, अंतिम पद है, मुख्य पद है। तो इसे क्या है, विशेष बनाते हैं, इसे और विकसित करते हैं, ठीक है। लेकिन इन तीनों पद क्या है, इन तीनों पद मिलकर एक ही पद का काम करते हैं। अब इसे आप और विस्तारित कर सकते हैं। आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा, अब यहाँ पे मैंने दो अन्य पद को भी जोड़ दिया। आसमान में 1 2 3 4 1 2 3 4 4 अन्य पद भी जुड़ गए। तो इस तरह से ये अब सभी पद मिलकर, ये सभी पद क्या हो गए, आश्रित पद हो गए। ये देखिए आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा, ये क्या हुआ है, ये सभी आश्रित पद हो गए। और मुख्य पद पहले से क्या है, गुब्बारा, ये क्या है, मुख्य पद है, ठीक है। ये गुब्बारा क्या है, मुख्य पद है। तो आप यहाँ पे समझिए इस बात को कि जो आश्रित पद हैं वह मुख्य पद के साथ मिलकर सभी एक ही पद का काम करते हैं और एक ही अर्थ को बताते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, टोकरी गिर गई। टोकरी गिर गई एक पूर्ण वाक्य है, लेकिन अगर आप इसे तोड़ते हैं तो यहाँ पर जो गिर गई है ये अपने आप में एक वाक्यांश हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब इसका प्रकार को पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप इसे और समझेंगे। अब मैं इसके आगे, टोकरी के आगे अगर कुछ अन्य पदों को रख दूं तो जैसे उसके सिर पर रखी, उसके सिर पर रखी, ये देखिए उसके सिर पर रखी, ये मैंने एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया। तो ये क्या है, सभी आश्रित पद हैं, ये सभी क्या है, आश्रित में उपपद हैं। अब ये उपपद क्या है, इसे और विकसित करते हैं, किसको, मुख्य पद को, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी पद मिलकर भी एक ही पद का काम कर रहे हैं। एक से अधिक पद का संयोग हो रहा है, एक से अधिक पद मिल रहे हैं और एक से अधिक पद मिलकर भी एक ही पद का काम कर रहे हैं। एक ही उदाहरण आपको समझा रहे हैं। तो ये आपको यहाँ तक आपको बिल्कुल परिभाषा के अनुरूप उदाहरण में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो अब मुझे मालूम है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अब इसके प्रकारों की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगी, क्योंकि फिर इससे यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिससे अरुचिकर हो जाएगा, आपको फिर देखना पसंद नहीं आएगा। तो हम विस्तार से फिर इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू आप सभी का देखने के लिए। यह वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर मुझे मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने जो भी डाउट्स होंगे कमेंट करके पूछिएगा।